हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास की फ़िज़िक्स। और उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, तो उसी में आगे हम आज डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक कंटिन्यूअस पाथ ऑफ वायर, स्विच, सेल और बैटरी एंड अप्लायंसेज, यानी कि एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, बीच में से ब्रेक डाउन नहीं होता है। एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। इस कंटिन्यूअस पाथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। जैसे ये बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बल्ब है, ठीक है, और ये क्या है? की है। जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो एक कंटिन्यूअस जो पाथ है ये वायर से बना हुआ है, ठीक है, स्विच से बना हुआ, स्विच या की हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेल या बैटरी का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अप्लायंसेस जैसे कि बल्ब है या हीटर है, ये अप्लायंसेस इनसे ये जुड़े हुए हैं इस सर्किट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो इस कंटिन्यूअस पाथ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्लियर है? तो अब कुछ सिंबल हम करते हैं। जैसे सेल, सेल का सिंबल आपको याद रखना है। एक ये इस प्रकार का सिंबल हम सेल को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो छोटे वाला जो लाइन है ये नेगेटिव होती है और जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और फिर इन टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। इनको हम अप्लायंस से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बल्ब से जोड़ सकते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। बैटरी, ये एक सिंगल सेल है। अगर दो सेल को हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगी? बैटरी। दो या दो से ज़्यादा सेल को, ठीक है। जैसे एक सेल ये हुआ, एक सेल और लिया हमने। इस प्रकार पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, एक सेल और ले लिया हमने। जैसे कितने भी सेल ले सकते हैं इस प्रकार आप। तो ये क्या बन जाएगी? आपके पास बैटरी बन जाएगी। इधर छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव है, बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा बैटरी का। क्लियर है? तो ये तीन सेलों की एक बैटरी है। यानी कि बैटरी क्या होती है? बैटरी एक प्रकार से कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्लियर है? वायर, वायर को हम स्ट्रेट लाइन से इस प्रकार इंडिकेट करते हैं। ये वायर हुई, ठीक है। ये वायर ज्वाइंट, जैसे दो वायर को हमने ज्वाइंट किया हुआ है, तो जैसे एक ये वायर है, दूसरी वायर को इसके इस प्रकार ज्वाइंट किया हुआ, तो ये ज्वाइंट का साइन है, ठीक है। वायर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग जैसे एक वायर ये है, इसके ऊपर से दूसरी वायर गई हुई है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं है, विदाउट कनेक्ट किए ऊपर से गई हुई है। तो ऊपर से गई है तो ऊपर से हम इसको इस प्रकार दिखा देंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं वायर की क्रॉसिंग। ये बात क्लियर हुई? उसके बाद है रजिस्टर। रजिस्टर को कैसे लिखेंगे हम, कैसे इंडिकेट करेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में? इस प्रकार डायग्राम, इसका सिंबल जो होता है रजिस्टर का इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये क्या हुआ? रजिस्टर। और इसका रेजिस्टेंस आर से लिख देते हैं कि ये रजिस्टर है आर रेजिस्टेंस का। क्लियर हुआ? उसके बाद वेरिएबल रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, तो हम लिख सकते हैं कि फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होता है जिसका रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हो। तो ये तो रजिस्टर का साइन हुआ। क्लियर है? वेरिएबल के लिए हम इस प्रकार का साइन इसके ऊपर लगा देंगे कि हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं, और इसको हम आर एच से लिख देते हैं। क्लियर है? रियोस्टेट, ये डिवाइस का क्या नाम है? रियोस्टेट। हम इसका साइन ये भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये साइन इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से ये साइन दे सकते हैं, इसके ऊपर एरो का निशान इस प्रकार देके कि ये भी क्या है? आपके पास रियोस्टेट है। क्लियर है? इसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का साइन आप वी लिख देना है आपको, और इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे। और ये जो वोल्टमीटर है ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? एमीटर, ए लिख के आपको इस प्रकार कर देना है, ये एमीटर का साइन है, और ये सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्लियर है? उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जैसे वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर है ना, वो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये याद रखना आपको। वेरी जो स्मॉल करंट है, जिसे एमीटर मेजर नहीं कर सकता है एमीटर, तो उसको मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर का साइन क्या होता है? इस प्रकार, ये जी हो गया आपके पास, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हुआ, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपके पास जी हुआ गैल्वेनोमीटर, और बीच में नीडल लगा देंगे आप। ये जो नीडल है ये किसकी डायरेक्शन बताएगी? करंट की डायरेक्शन। जैसे करंट इस प्रकार फ्लो कर रहा है तो ये
इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे। ये गैल्वेनोमीटर हुआ, ठीक है, इधर जाएगी अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो, और ये इधर चली जाएगी करंट की डायरेक्शन, बीच में रहती है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये जी गैल्वेनोमीटर का साइन ये भी हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद है ओपन स्विच या की। जैसे स्विच को आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। एक तो ये क्या हुआ आपके पास ओपन स्विच, बीच से ब्रेक डाउन हुआ है ना, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस वायर, ये वायर है, बीच में स्विच है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ओपन स्विच। या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना, ये ओपन स्विच या की। ओपन स्विच है, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्लोज स्विच, स्विच को क्लोज कैसे करोगे, जैसे इसको नीचे की तरफ कर देंगे ना, इस प्रकार से। जैसे ये था ना स्विच ऊपर की तरफ था, लेकिन इसको हमने कहाँ कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। अब जो ये स्विच है क्लोज हो गया ना, अब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो ये कैसा स्विच है क्लोज्ड। या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बीच में आपको ये इस प्रकार इंडिकेट कर देना, तो ये कैसा स्विच हुआ क्लोज स्विच। ओके। बल्ब, बल्ब का साइन आप कैसे बनाओगे, आप इस प्रकार बल्ब का साइन बनाओगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे ये सर्किट है, वायर्स हैं, और ऊपर क्या लगा हुआ है ये बल्ब, और बल्ब के अंदर क्या होता है फिलामेंट होता है ना, स्प्रिंग होता है, और ये स्प्रिंग किसका होता है टंगस्टन का होता है, याद रखना है। टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो होता है ना, ये हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। जैसे ही करंट जाएगा तो ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस की वजह से, और लाइट प्रोड्यूस करेगा, और मेल्ट भी नहीं करता है, पिघलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है हाई। तो ये याद रखना है, जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है। क्लियर है। तो ये सारे साइन थे जो आपको अच्छी प्रकार से कॉपी के अंदर बना लेने हैं। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जैसे हमने एक कंडक्टर लिया कोई भी, ये आपके पास कोई कंडक्टर है ए बी, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कितना कर रहा है वो हमने इंडिकेट कर दिया किससे, आई के द्वारा, कि इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो आई करंट है इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस को हम वी से लिखते हैं। तो जो आई करंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, किसी भी वायर में करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों एंड के बीच का जो वी है ये अगर इंक्रीज होगा तो इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आप समझ चुके होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो इसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो वी क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, वी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हटाएंगे ना, तो यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, और यहाँ पर जो इस नियम में जो इस ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आया वो क्या है, आर है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू आर आई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ये जो आर है ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कब आया, जब प्रोपोर्शन का साइन आपने हटाया है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी आप इसको बोल सकते हो। या फिर इसका क्या नाम है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ये बात है क्लियर हुई कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस हुआ क्या, आर। ये रेजिस्टेंस होता क्या है, ये रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। और ओम का साइन क्या है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ये ओम का साइन है। क्लियर हुई बात कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, ओम हुई, और ओम का साइन ये हुआ। क्लियर है। अब देखिए ग्राफ बिटवीन V एंड I कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो V और I है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और V अपॉन में I क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात भी क्लियर है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, R के बराबर है। ये बात भी क्लियर है। तो V अपॉन में I क्या है, कांस्टेंट है जो R के बराबर है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है V और I के बीच में वो भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है। तो देखिए ग्राफ इनके बीच में, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लिया और करंट लिया, तो जैसे जैसे
पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, आपके पास करंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। और ग्राफ कैसा आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक साथ इंक्रीज होंगे तो ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। और ग्राफ किसकी जानकारी देगा, रेजिस्टेंस की जानकारी देगा। क्लियर है, ये याद रखना है ग्राफ के अंदर कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अब जो ये रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में करंट को ओपोज करता है, उसके ईएमएफ को स्लो करता है। उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है जिसके कारण करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्लो करने का काम कौन करता है, ये रेजिस्टेंस करता है। ठीक है ना। और जो अलग अलग मैटर है उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो किसी में कम करंट फ्लो करता है। उसका कारण क्या है, ये रेजिस्टेंस ही उसका कारण है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट ओपोजिज द फ्लो ऑफ करंट, कि कोई भी कंडक्टर ना उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, ओपोज करेगा, थ्रो इट अपने अंदर से, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है। ऐसा यूनिट हमने इसकी पढ़ ली। ऐसा यूनिट क्या है, ओम। और ओम को लिखते किससे हैं, इस प्रकार से। ठीक है। अब इसकी यूनिट ऐसा यूनिट ये भी तो हो सकती है। इसका फॉर्मूला क्या है, V अपॉन में I। अब V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है। और I क्या होता है, एम्पेयर ना, तो वोल्ट अपॉन में एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर इनवर्स भी इसकी यूनिट हो सकती है, जो किसके बराबर होती है, ओम के बराबर होती है। क्लियर हुई ये बात। ठीक है। अब जो ये जो रेजिस्टेंस है ये अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है। जैसे गुड कंडक्टर हैं, हमें पता है गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है इजीली, जिनके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें गुड कंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे गुड कंडक्टर हैं। और इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम ये जो R इज इक्वल टू किसके बराबर है, V अपॉन में I, तो यहाँ से I किसके बराबर आ जाएगा, V अपॉन में R। ये बात क्लियर हुई कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट क्या फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इनका रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का लो रेजिस्टेंस है, तो करंट इनके अंदर से ज़्यादा फ्लो करेगा। ये बात क्लियर हुई। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो करंट और जो रेजिस्टेंस हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर है कि जो एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना बोलते हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है, समझ में आ चुकी है ये बात कि जैसे करंट इसके अंदर से, कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है, तो करंट ज़्यादा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कम, लो रेजिस्टेंस। ओके। इसी प्रकार जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। इंसुलेटर जैसे कि आपके पास प्लास्टिक है, ठीक है ना, ग्लास है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और इंसुलेटर में करंट तो फ्लो करता ही नहीं है, I इक्वल टू V बाई R होता है। करंट कम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इंसुलेटर का वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टर का लो रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है। इसी प्रकार जैसे सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे सिलिकॉन है, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो जो सेमीकंडक्टर है इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है ना। मॉडरेट का मतलब इनके बीच का होता है, ना तो ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, ना ही कम होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी बीच में लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर से तो रेजिस्टेंस इसका कम होता है और कंडक्टर से इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है। इसी प्रकार एलॉय क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं मिश्र धातुएं जो दो या दो से अधिक मेटल से या नॉन मेटल से मिलकर बनती हैं, उन्हें अलॉयज बोलते हैं। अलॉयज की भी जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। क्लियर है। अलॉयज का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि अभी पढ़ेंगे आगे। अभी इससे पहले हम 1 ओम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो आर है ना, आर किसके बराबर होता है आपके पास, V अपॉन में I। ये 1 ओम कब होगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 करंट फ्लो करे वायर के अंदर से, तो रेजिस्टेंस को कितना बोला जाएगा, 1 ओम। चलिए इसकी डेफिनेशन देखिए। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, जब कोई भी वायर है इसके दोनों एंड पर, ये A और B एंड है, इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट अप्लाई किया जाता है एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लो, और इसमें से कितना करंट फ्लो करे, 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे।
आई कितना है, आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, देन इज रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। तो इसके रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस को 1 ओम बोला जाएगा। क्लियर है ये बात। ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 एम्पेयर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, 1 ओम की डेफिनेशन अच्छी प्रकार से क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टॉपिक का क्या नाम है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। जैसे ये वायर है आपके पास, ठीक है, कोई वायर है, आपने इसकी लेंथ को कम कर दिया, ठीक है ना, लेंथ को ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, कैसे भी आप ले सकते हैं, और एरिया को कम कर दिया, लेंथ ज़्यादा कर दिया, तो क्या इसका रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा था, क्या इसमें से भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही वायर की हमने लेंथ बढ़ा दी यहाँ पर, तो लेंथ बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर की रेजिस्टेंस भी इसका इंक्रीज हो गया। इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था, इसमें से कम करंट फ्लो करेगा। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा करंट को अपोज करेगा, रोकेगा, तो नेट जो करंट होगा इसके अंदर से वो कम करंट फ्लो करेगा। ये बात क्लियर समझ में आ चुकी है कि कोई भी वायर जिसकी लेंथ ज़्यादा है दूसरी वायर से, तो उस वायर के कंपैरिजन में से उसमें से कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये जो वायर है, जैसे इस वायर की जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस जो है इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, या हम इसको बोल सकते हैं थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। जैसे जैसे हमने वायर का एरिया बढ़ाया, कि इसकी मोटाई को हमने बढ़ा दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे एक ये वायर है और एक ये हमने थिन वायर ले ली कोई, दोनों की लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ जैसे एल है और इसकी भी लेंथ एल है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसका एरिया ए है और इसका एरिया कितना है, A/2 है। तो आप बता सकते हो कि किस में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो जिसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा किसका है, इस वायर का, जो फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जो फर्स्ट वायर है इसका एरिया ज़्यादा है इसके वायर सेकंड के कंपैरिजन में, तो एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्लियर है। तो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट वायर है इसके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब सेकेंड जो वायर है इसका एरिया कम है, एरिया कम हुआ तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट भी इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा। क्लियर हुई ये बात। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो कंडक्टर हैं उनका लो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर है उनका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो बना किससे हुआ है, एलॉय से बना हुआ है, किस मैटर से बना हुआ है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और फोर्थ है टेम्परेचर के ऊपर, कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट उसमें से कम होगा। क्लियर हुई ये बात, ठीक है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं, करंट I=V/R, कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कारण है कि जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो गर्मियों में वायर ज़्यादा हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उनमें करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी कंडक्टर जो है ना वो गुड कंडक्टर या सुपर कंडक्टर कब बनेगा, अच्छा कंडक्टर कब बनेगा, जब टेम्परेचर क्या हो, कम हो, ठीक है ना। टेम्परेचर ज़्यादा, वायर जैसे हीट हो जाएगी ना, तो उसमें से कम करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
लेंथ के, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इन दोनों को कंबाइन भी तो कर सकते हैं ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा रो। ये रो क्या है, रो को लिखते कैसे, इस प्रकार आप लिखते हैं रो को। ठीक है, क्लियर है। ये रो कब आया है, जब इस कांस्टेंट को हटाया है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ना, इसको हटाया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। कब आया है, जब ये साइन हटाया, तो इसे क्या बोल देंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। रजिस्टिविटी एक प्रकार से रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करती है, रेजिस्टेंस की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन इतना हाँ फर्क है कि रजिस्टिविटी ये जो लेंथ है, एरिया है, जिसे हम डायमेंशन बोलते हैं ना, इनको डायमेंशन ही बोलते हैं, लेंथ, एरिया, थिकनेस, इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है रजिस्टिविटी। क्लियर है, ये अभी हम पढ़ेंगे अभी। तो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा, रो ए को इस साइड भेज दो आर की तरफ, आर क्रॉस ए, और एल को भी इस तरफ भेज दो तो एल डिवाइड में चला जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट कैसे निकालोगे, जैसे आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट आपके पास ओम होती है, ओम लिख दिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की अपॉन में मीटर लिख देंगे तो मीटर से कट जाएगा और कितना बच गया, ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट है, किसकी, रजिस्टिविटी की। क्लियर हुई ये बात। ठीक है, रजिस्टिविटी जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस ऑफ सब्सटेंस। तो ये बात अच्छी प्रकार से याद रखनी है कि ये लेंथ और थिकनेस या फिर हम बोल सकते हैं एरिया, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड। क्लियर है, ये बात अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, क्या रजिस्टिविटी लेंथ, थिकनेस, एरिया, टेम्परेचर, इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, टेम्परेचर के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और उसमें से कम करंट फ्लो करेगा। तो देखिए आगे कि ये नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये आयरन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, और इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और इनमें से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। और उसके बाद जैसे अलॉय जो हैं ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं। उनका एलिमेंट्स का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर होते हैं। तो जैसे मैग्नीन क्या है, एक अलॉय है। ये किससे मिलकर बनता है, कॉपर, मैग्नीज, निकल, इन तीनों से मिलकर बनता है। ये कॉपर, मैग्नीज, निकल से मिलकर क्या बनता है, मैग्नीन बनता है। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। कंडक्टर के कंपैरिजन में अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ये बात याद रखनी है। कॉन्स्टेंटन भी क्या है, एक अलॉय है। ये कॉपर और निकल से मिलकर बना है। क्लियर है। और ये जो दोनों अलॉय हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये जैसे रजिस्टर वगैरह बनाते हैं, रजिस्टर वायर, तो रजिस्टर वायर बनाने में काम आते हैं। जो रजिस्टर डिवाइस होती हैं, ठीक है ना, जिनका रेजिस्टेंस लेते हैं हम, आर है इसका रेजिस्टेंस बॉक्स है, रजिस्टर जो भी डिवाइस हैं वो डिवाइस बनाने के काम आती हैं। ठीक है ना, कौन, अलॉय, ये जो वायर हैं। ठीक है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इसी प्रकार ये नाइक्रोम भी क्या है, एक अलॉय है। नाइक्रोम जो है वो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, अब ही क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम और निकल का एक मिक्सचर है क्या, नाइक्रोम। ठीक है, इनसे मिलकर ये बना हुआ है, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। क्लियर हुई बात। तो ये जो नाइक्रोम है इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ जैसे हीटर है, हीटर के अंदर जो हीट एलिमेंट के रूप में यूज़ किया था, जो स्प्रिंग होती है ना हीटर की, जो हीट करती है,
ये ग्लो करता है, रेड रेड हो जाता है, ठीक है ना। और ये ना तो मेल्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ना ही ये ऑक्सीडाइज होता है। जैसे टेम्परेचर राइज होने पर कुछ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये रिएक्ट भी नहीं करता है, मेल्ट भी नहीं होता है। तो हीटर है, जो गीज़र हैं वाटर को गर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वाटर हीटर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। या फिर जो रूम हीटर हैं, ठीक है, या जो इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन मतलब इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है, उनके अंदर भी जो हीटिंग एलिमेंट है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। तो इन एलॉयज़ के काफ़ी सारे यूज़ हैं और इनकी जो रजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर से तो कम होती है और कंडक्टर से ज़्यादा होती है। तो हम एलॉय की रजिस्टिविटी को कैसे लिखेंगे, हाई रजिस्टिविटी। क्लियर हुई ये बात। और इसी प्रकार जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर की क्या लिखेंगे, वेरी हाई रजिस्टिविटी। जैसे इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक है या फिर जैसे ग्लास रोड है, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो ये इंसुलेटर की रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उनमें से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर, बात समझ में आई। अब आपने पढ़ा कि रजिस्टिविटी के बारे में। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, RA/L। ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने अभी ड्राइव किया है, ठीक है। इसकी यूनिट भी आपने पढ़ ली, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। क्लियर है। तो ये जो रजिस्टिविटी है ये किसके, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एरिया कितना हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, कोई वायर आपके पास गिवन है, ठीक है ना, जो इसका जो एरिया ऑफ थिकनेस जो है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस जो है वो कितनी है, यूनिट है या 1 मीटर स्क्वायर है। और जो लेंथ जो है इसकी वायर की वो कितनी है, वो भी कितनी आपके पास 1 मीटर है। तो ये रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। जैसे इसकी जगह एरिया की जगह 1 पुट कर देंगे हम और लेंथ की जगह 1 पुट कर देंगे तो रजिस्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, कि रोड जो है या कंडक्टर जो है इसके इक्वल हो जाएगी, रजिस्टिविटी कम हो जाएगी व्हेन सब्सटेंस which having length is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये यूनिटी हो जाए दोनों तो रजिस्टिविटी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है अच्छी प्रकार से। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसके कुछ टॉपिक रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।